जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट दौड़ने लगती है। मुझे पहाड़ों से हमेशा मोहब्बत रही है, इसलिए जैसे ही मेरा तबादला पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी, इसलिए मुझे जल्दी ही अपने सपनों का महल मिल गया। उसे मकान ना कहकर अगर हवेली बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 कमरे, एक गैराज, एक छोटा बगीचा, सभी कुछ तो था वहाँ। जब सब सही से निपट गया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी बुलवा दिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी निशा और मेरे पत्नी का एक भाई राजकुमार और साथ में 2 बिल्लियाँ भी हैं। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पास के गांव जाकर 2 नौकरों का बंदोबस्त करने की सोची और अगले दिन मैं सवेरे ही पास के गांव में चला गया। वह गांव काफ़ी अजीब था। ऐसा लगता था जैसे लोग अपनी ज़िंदगी बस यहाँ काट रहे हों, जी ना रहे हों। एक अजीब सी मनुष्यत थी उनके चेहरे पर। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और वहाँ जाकर पूछा कि कोई कामगार यहाँ मिल सकता है। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, वैसे भी यहाँ के लोगों का ज़्यादा काम मिल नहीं पाता। उसने एक छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलवा दिया। थोड़ी देर में ही काम करने के इच्छुक एक छोटी सी भीड़ मेरे इधर गिर्द जमा हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो बस जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। उन लोगों के चेहरे पर मैंने डर को साफ साफ देखा था। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे पास से हट गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो वहाँ बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। वह काफ़ी समृद्ध था। इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसकी व उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार से वो व्यापारी ही बचा था। उस व्यापारी ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना करता था। उसने उस घर और इस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। लोग मरने लगे। तब गांव के ही कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियां आम होती हैं, इसलिए मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल गए। जब घर में वापस आया तो मेरी पत्नी निशा घर की साफ़ सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक राजू कहीं से एक छोटा पुराना घड़ा उठा कर ले आया और इससे पहले कि हम कुछ कहते वो घड़ा राजू के हाथ से फूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज गई और एक भयानक दुर्गंध आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े और उसमें से निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। ये बहुत अप्रत्याशित था क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए कभी नहीं देखा। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हों। तभी अचानक दरवाजे पर तेज़ हवाई आवाज़ हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़कियां दरवाजे तेज़ आवाज़ में बजने लगे। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफ़ान आ रहा है। ऐसा तूफ़ान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे कि तूफ़ान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयानक आवाज़ में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियां अभी भी घुर्राती जा रही थीं और आसपास के दरवाज़ों पर अपने पंजे मार रही थीं। निशा और राजू भी अब अंदर आ चुके थे। क्या भयानक मौसम है, मेरी पत्नी निशा ने कहा। राजू भी काफ़ी डरा और सहमा हुआ था।
बचपन से ही राजू बोलने और सुनने में असमर्थ था। राजू बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने उससे इशारों में पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ओ मेरे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पेड़ के सहारे टिका हुआ था। तूफान में उसका सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब धुआं हो गया। मैं सभी के साथ हॉल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान थम गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ आ गया जहाँ पर मैंने वो कपड़े में लिपटा इंसान देखा था। इस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे सोचा कि हो सकता है ये मेरी आंखों का वहम हो। लेकिन तभी मैंने वहाँ एक जला हुआ सफ़ेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वहम है या हकीकत है। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे शयन कक्ष का सारा सामान लूट लुट कर लिया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। निशा ये सब देखकर रोने लगी और कहने लगी कि ये घर मनहूस है, ज़रूर घर में कुछ बुरा है। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे, इसलिए ये प्रपंच कर रहे हैं। उस रात हमने हॉल में सोने का फैसला किया। शाम होते होते एक धुंध सी चारों तरफ फैलने लगी। उस धुंध में एक अलग ही तरह की गंध थी। रात को काफ़ी देर से मुझे नींद आई। अचानक एक चीज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि राजू घबराया हुआ था और उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि वह आ रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में कोई शब्द नहीं बोला, वो आज इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहीं कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान उसी पेड़ के सहारे खड़ा था। तभी अंदर से मेरी दोनों बिल्लियों के लड़ने और रोने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर निशा और राजू बेतहाशा रोने लगे। मैं इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों को डांट कर चुप हो जाने के लिए बोला। पूरा वातावरण एकदम से शांत हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव से वो दोनों नौकर महेश और राघव आ चुके थे। मैंने उन दोनों को आसपास की झाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैं राजू से मिला तो उसे देखकर साफ जाहिर होता था कि उसे रात का कुछ भी नहीं पता। तभी बाहर से महेश की आवाज़ आई। वह मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मैंने देखा कि झाड़ों के बीच एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। मैंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने गड्ढा बनाया होगा। मैंने उस गड्ढे का मुंह एक पत्थर से बंद करवा दिया। शाम तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन शाम होते होते फिर वही धुंध फैल गई। तभी निशा ने आकर मुझे बताया कि राजू को तेज़ बुखार हुआ है। मैंने देखा कि राजू तेज़ बुखार से झुलस रहा था। रात में मैंने बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, इसलिए हमने घर में ही रखी दवाइयों का सहारा लिया। निशा और राजू के सोने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद मुझे बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि राजू का शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से निकल रहे खून को मेरी दोनों बिल्लियाँ चाटने का काम कर रही थी। मैंने तुरंत राजू को उठाया और अंदर ले आया। उसका शरीर बर्फ़ के समान ठंडा पड़ चुका था और दोनों आंखें बंद थीं और बाहर की तरफ निकली हुई थी। मैंने तुरंत राजू को उठाया। इतने में निशा आई, जो राजू की हालत देखने के बाद अपनी समझने की शक्ति खो चुकी थी और उसने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। तभी मैंने राजू के जिस्म में हरकत महसूस की। ये देखकर मैंने देर नहीं की, कार निकाली और राजू और निशा को लेकर अस्पताल चला गया। राजू को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि राजू अब खतरे से बाहर है। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करा। तभी निशा वहाँ आकर सिसकाने लगी और उसने मुझसे कहा कि अब वह उस घर में एक दिन भी नहीं बिताएगी। परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी सिसकने और वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया।
और मैंने निशा से कहा कि राजू के ठीक होते ही हम वहाँ से निकल जाएंगे। अस्पताल में रात से दोपहर हो चुकी थी। तभी नर्स ने आकर बोला कि हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, राजू को कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। मैंने निशा से घर चलने के लिए बोला, लेकिन वो किसी भी कीमत पर घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने अकेले ही घर आने का फ़ैसला किया क्योंकि मेरे ऑफिस का भी कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों का काम बाकी था। मैं वापस घर आ गया। मैंने देखा कि कुछ और झाड़ियाँ भी साफ़ हो गई हैं। इसका मतलब है कि महेश और उसका दोस्त आए थे। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस गड्ढे का मुंह फिर से खुला हुआ था। हॉल में आकर मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम से शांत था। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी और बाहर फिर से धुंध छाने लगी थी। इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए मैं फिल्में देखने लगा। फिल्मों को देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि ये फिल्म ना होकर मेरी ही ज़िंदगी पर्दे पर दिखाई जा रही है। थोड़ी ही देर में फिल्म में वह सीन भी आया जिसमें किरदार टीवी के सामने बैठा था। मैं फिल्म को और भी गौर से देखने लगा। मैं जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होता है। तभी फिल्म में बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। उसके बाद फिल्म में कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ टीवी बंद हो गया। मुझ में बहुत हिम्मत थी और मैं जल्दी ही घबराने वालों में से नहीं था। तभी मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। शायद कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता था। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे फिल्म में देखा था। और तभी एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे मेरे शरीर में सारी ताकत निचोड़ ली हो। बाहर जो भी था वह अंदर आ चुका था। मैं उसके सरकने की आवाज़ सुन सकता था। वह धीरे धीरे हर कमरे के दरवाजे को तोड़ रहा था। शायद उसे मेरी ही तलाश थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति थी। लगता था किसी ने मुझे उस कुर्सी से बांध दिया हो। वह आवाज़ें धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अब मैं उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने कुर्सी से उठकर भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं कुर्सी से नीचे आ जा गिरा। मेरी गिरने की आवाज़ से उसे शायद ये एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ और मैंने देखा कि कोई है जो मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहाँ से सरक सरक कर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी तेज़ आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा टूट पड़ा और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका था। मैं नहीं जानता कि वह इंसान था या जानवर। उसकी लंबाई तकरीबन 8-50 फीट रही होगी। उसका अधिकतर जिस्म बालों से ढका था। अपने बड़े और विशाल नाखून को आगे किए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक पल को लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी किसी बाहर से बंदूक चलने की आवाज़ आई। बंदूक की गोली अवश्य ही उस जानवर के लगी थी, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके साथ ही महेश और उसका दोस्त दोनों अंदर आ गए। महेश ने मुझे सहारा देकर उठाया। हाँ, आप ठीक तो है ना? महेश ने पूछा। मेरे हलक से आवाज़ निकल पा रही थी। तभी महेश ने मुझे पानी लेकर आया। पानी पीकर मुझ में हिम्मत आई। बाहर कुछ और लोग भी थे, हमें उसे ढूंढना होगा। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसके खून के निशान भी यहाँ हैं, महेश ने कहा और ये कहकर वह बाहर निकल गया। महेश ने मुझसे भी कहा कि मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। हम सब बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। उसके शरीर से निकले खून के धब्बे हर जगह ख़त्म हो गए। उसे यहीं आसपास होना चाहिए था, महेश ने कहा। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि वह कहीं आसपास ही है। ढूंढते हुए मैं उसे खड्डे के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर वैसे ही दुर्गंध महसूस की जैसी मैं घर के अंदर महसूस करता था। मेरे पास एक तेज़ रोशनी करने वाली टॉर्च थी। मैं उसके द्वारा उस खड्डे को देखने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक अंदर से 2 हाथ निकले और उन्होंने मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया।
मैं सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मैं उसके हाथों से बचने की भस्मक कोशिश कर रहा था। इतने में ही मेरी चीख सुनकर महेश और गांव वाले वहां पहुंच गए। अचानक उन हाथों की पकड़ कुछ कम हो गई। मैं खुद को संभाल नहीं सका और उस खड्डे में जा गिरा। आप घबराओ ना मत, हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से महेश और गांव वाले बोले। यह अच्छा था कि मेरी टॉर्च मेरे पास थी। मैंने टॉर्च से आसपास देखना शुरू किया। वह एक पुराना तहखाना था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से बाकी लोग भी वहां आ गए। मेरा दिल किसी भी अनहोनी को सोचकर तेजी से धड़क रहा था। वह सुरंगनामा तहखाना अंदर से बहुत बड़ा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। सुरंग में जहाँ तक जानवरों के अवशेष पड़े थे। आखिर में वह तहखाना एक बड़े से हॉल कमरे में जैसी जगह आकर ख़त्म हो गया। हमारी उम्मीद के विपरीत हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि महेश ठोकर खाकर गिर पड़ा। ज़रूर यहाँ कुछ छुपा है, महेश बोला। हमने फर्श पर टटोल कर देखा और हमें एक जगह वो उभार मिल गया। वह एक बड़ी लोहे की चादर थी। जैसे ही हमने उसे सरकाया तो एक पल के लिए मेरी धड़कन जैसे वहीं रुक गई हो। मैंने इसी पल ही गोली चलाई थी, महेश बोला। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ ये सालों से पड़ा है। तभी मैंने देखा उसके बाएं कंधे पर एक सुराख जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। मैंने इशारे में बाकी लोगों को ये दिखाया। इसे अभी के अभी जलाना होगा, महेश ने कहा। हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी, लेकिन इसे ऐसा छोड़ भी नहीं सकते, मैंने कहा। आखिर में हम 4 लोग वहीं रुके और बाकी लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। हमें आसपास भी देखना चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए, महेश ने कहा। हम आसपास देखने लगे कि तभी उस मुर्दे में पता नहीं कहाँ से जान आ गई और उसने एक ही बारी में हमारे साथ एक एक व्यक्ति को 2 हिस्सों में काट दिया। यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, मैं चिल्लाया। हम तेजी चिल्लाते हुए भागने लगे। वह बिल्कुल हमारे पीछे था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस खड्डे से निकलने में कामयाब हो गया। मेरे ही पीछे महेश आ गया, लेकिन शायद हमसे पीछे वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक ही झटके में उस दानव ने उसे कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया। अब वह खड्डे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों के समान दहक रही थीं। लेकिन इस बार हम भी तैयार थे। एक तरफ से महेश ने उस पर जलती हुई मशाल फेंकी। बड़े बड़े वालों की वजह से उस दानव में एकदम से आग लग गई। उसने महेश पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन महेश सावधान था। उसने अपना बचाव कर लिया था। बस हम लोग मशालों के साथ उस पर झपट पड़े और उसे जला दिया। उसके चीखें वातावरण को भयानक बना रही थी और आखिर में चीखों के साथ वह ज़मीन पर गिरा और कुछ ही समय बाद वह राख में बदल गया। उसके ख़त्म होते ही सभी ने सुकून की सांस ली। हम सभी हॉल में आकर बैठ गए। मेरे दिमाग में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि क्या महेश और उसके दोस्त को पहले से ये सब पता था। शायद महेश समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि आप सही सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ का रहस्य बहुत पहले से ही पता था। अगर आप हमें यहाँ आने से पहले मिले भी होते तो हम आपको भी कभी इस घर में आने नहीं देते। आपके गांव आने से पहले ही इसे आपकी गंध मिल गई हो गई। हमें बहुत समय से इसकी खोज थी, इसलिए हम आपके यहाँ नौकर बना गए ताकि आपको शक भी ना हो और हमारी खोजबीन भी चलती रहे। अगर हम आपको पहले ही सब बता देते तो आप ना तो हमारी बातों पर यकीन करते और ना ही हमें यहाँ आने देते। आज इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई। तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने बाहर देखा तो तूफ़ान बड़ा चला आ रहा था। मैंने कहा कि कहानी ख़त्म हुई नहीं है। वह देखो पेड़ के पास। सब उठकर वहीं देखने लगे जहाँ मैंने इशारा किया था। वहीं कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, लेकिन इस बार वह पेड़ से नहीं टिका था, बल्कि इसका शरीर आसमान में लहरा रहा था। उसके शरीर से लिपटी कपड़े की पट्टियाँ एक एक करके तूफ़ान में उड़ी जा रही थीं। ये क्या भला है, महेश बोला। मैंने कहा, इसे भी मैं बहुत बार देख चुका हूँ। तभी महेश ने
उस पर फायर किया, लेकिन उस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक एक करके उसने 3 फायर किए, लेकिन सब व्यर्थ था। इस पर मेरी गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। हमें कुछ और देखना होगा, मेरे पास कुछ और भी है। ये कहकर महेश ने अपना बैग खोला और 3 त्रिशूल निकाल लिए। उसने बताया कि ये त्रिशूल एक विशेष धातु से बने हैं और अभिमांत्रित हैं। हमने एक एक त्रिशूल उठाए और बाहर आ गए। महेश त्रिशूल लेकर उसके करीब पहुंच चुका था। तभी उस इंसान की आखिरी पट्टी उड़ गई और वहाँ ऐसे हो गया जैसे कि वहाँ कोई इंसान भी नहीं है। वातावरण एकदम निशब्द हो गया और वहाँ एक घनी धुंध छाने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि हमें महेश भी दिखाना बंद हो गया। तभी मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी। थोड़ी ही देर में महेश का निर्जीव जिस्म मेरे पैरों में पड़ा था। मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे पैर किधर जा रहे हैं। पीछे से वायर और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी मेरे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे पास ही कुछ चटकने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह मेरी ही बिल्ली थी। उसके पास एक लाश पड़ी थी जिसे वह चबाने में व्यस्त थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे देख लिया। अब वह लाश को छेड़कर मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें एकदम शीशे से चमक रही थीं। वो मुझ पर झपटी। मैंने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली चबा डाली। मैं दर्द से कराहने लगा। किसी तरह मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और कसकर उसे दबाने लगा। कुछ ही देर में वो शांत पड़ गई। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था। मैंने रुमाल निकाला और अपने हाथ पर कसकर बांध लिया। मैं बहुत चकोस होकर आगे बढ़ रहा था। उस धुंध में कुछ भी दिखना मुश्किल था। मैं उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैं यहाँ आया था। मैं किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। थोड़ी ही दूर मैंने किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। ये शायद हम में से कोई हो। ये सोचकर मैं सावधानी में उसकी ओर बढ़ने लगा। ये हरी था। वह तेजी से सांस ले रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे त्रिशूल देते हुए कहा कि इसे रखो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये कहते ही वह सिसकने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे बचा लो। तभी उसे पीछे की तरफ से खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। अब शायद मेरी बारी है। ये सोचकर मैं त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। मैं चारों तरफ आके फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जो कोई भी चीज़ है मेरे बहुत नज़दीक है। तभी मुझे कोई मेरे पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। धुंध में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिख रहा था तो सिर्फ बड़ी बड़ी 2 चमकदार आँखें। ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने पूरी ताकत से वह त्रिशूल उसकी आंखों में घुसा दिया। मैं इतना करना ही था कि जैसे बवंडर आ गया हो। सारी धुंध उड़ चुकी थी। मैं उठकर वहाँ से अपनी कार की तरफ भागने लगा। वह बवंडर बहुत तेज़ आ रहा था। मैं कार में बैठा और अपने हाथ की दर्द की परवाह ना करते हुए पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल ली। कार की साइड वाले शीशे में मैं उस बवंडर को देख रहा था। वह घर भी उस बवंडर में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं वहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा। मेरी पत्नी निशा ने भी जब मेरी ये हालत देखी तो उसने मुझसे कारण जानना चाहा। मैंने अपना छोटा सा एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया। राजू कैसा है? मैंने पूछा। ये अब बहुत बेहतर है, निशा बोली। देखो जी, उस घर में नहीं रहेंगे, निशा बोली। मैंने कहा हाँ, अब हम वहाँ नहीं रहेंगे। मैं आज ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। ये कहते हुए मैं टीवी पर वह समाचार देखने लगा जिसमें ये आ रहा था कि भूस्खलन में पहाड़ी पर बना एक घर नष्ट हो गया तथा अब तक 4 लाशें बरामद हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही बचना लिखा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। राहुल अपने घर में एक कोने में छिपा हुआ था। वो छिप छिप कर एक पेंटिंग को देख रहा था। वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी जिसमें कोई जंगल दिखाई दे रहा था और साथ ही उसमें एक औरत खड़ी थी जो सफ़ेद कपड़ों में और चेहरे पर पड़े बालों की वजह से
बहुत ही भयानक दिख रही थी। मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है, राहुल ने घबराते हुए कहा। राहुल के सामने ही घर से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हो पा रही थी। वो घबराया सा बैठा था। वहाँ कोई आने वाला था जिसका उसे इंतज़ार था। ठीक 1 घंटे बाद घड़ी ने 1 बजाए और इसी के साथ उस पेंटिंग में हरकत होने लगी। वो औरत जो उस पेंटिंग में खड़ी थी, उसमें जान आने लगी और वो कुछ ही देर में उस पेंटिंग से निकलकर बाहर आ गई। राहुल कोने में छिपा हुआ था। पायलों और घुंघरों की आवाज़ हुई और राहुल की गिग्गी बंद गई। मैं अब नहीं रुक सकता, राहुल ने घबराते हुए कहा। राहुल ने अपनी गर्दन निकालकर इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। राहुल जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन उसके पीछे से किसी के उसका पैर पकड़ लिया और राहुल फर्श पर गिरा। राहुल ने जल्दी से उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राहुल फिर से दरवाजे की तरफ पहुँच गया। राहुल ने जल्दी से ही दरवाज़ा खोला और सामने का नज़ारा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सामने एक नर्तकी खड़ी थी। राहुल ने जल्द से ही दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर जाकर एक कमरे में घुस गया और उसका दरवाज़ा से बंद कर बेड के नीचे बैठ गया। बाहर से घुंघरों की आवाज़ लगातार आ रही थी। अचानक ही वो आवाज़ उसके कमरे के पास आकर रुक गई। राहुल का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। चर्र की आवाज़ के साथ उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कोई भी उस दरवाजे के अंदर नहीं आया। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गए। राहुल धीरे धीरे सरक सरक कर बेड के दूसरी तरफ आने लगा कि तभी बेड के ऊपर से 2 पैर नीचे लटकने लगे। उसमें घुंघरू बंधे थे। जैसे ही उन पैरों को मिलाकर एक छनकान हुई, वैसे ही राहुल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, दूसरी तरफ से उस नर्तकी ने झांकते हुए कहा। राहुल तेजी से घिसटता हुआ उस बेड से निकलने गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, वैसे ही किसी ने उसे वापस से उसी बेड के नीचे खींच लिया और राहुल की चीखें उस सभी जगह गूंजने लगी। कुछ देर बाद उस घर में आग लग गई। घर की हर एक चीज़ उस आग में जल गई थी, सिवाय उस तस्वीर के जिसमें अब उस औरत की जगह एक नर्तकी नृत्य करने की मुद्रा में दिखाई दे रही थी। रानी अपनी सीट पर बैठी मौसम के मनोरम स्वरूप का आनंद लेते हुए अपनी मंजिल की ओर चली जा रही थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद उसे आंगनवाड़ी निरीक्षक की नौकरी मिली थी और अपनी पहली पोस्टिंग के लिए वो दिल्ली के कंजावला जा रही थी। कंजावला दिल्ली का एक गांव इलाका है और यहाँ आने से पहले उसने इस जगह के बारे में बहुत अधिक जानकारी एकत्रित कर ली थी। कई लोगों ने उसे यहाँ ना आने को कहा तो कई लोगों ने उसे पोस्टिंग बदलने की भी सलाह दी, पर इन सभी बातों के बाद भी उसका यहाँ आने का उत्साह कम नहीं हुआ। वह यही बातें सोच रही थी कि तभी बस कंडक्टर की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। कंजावला बस स्टैंड आ चुका है। वो अपना सामान लेके बस से उतर गई। आंगनबाड़ी के कुछ लोग उसे गांव ले जाने के लिए पहले ही बस स्टैंड पहुंच चुके थे। उनके साथ जीप में बैठकर वह गांव की ओर चल पड़ी। कंजावला हरी भरी प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है। चारों ओर फैली हरियाली इस स्थान की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। गांव में कुछ घर कच्चे तो कुछ घर पक्के थे। यहाँ के आदिवासी लोग बहुत ही सादा और परंपरागत जीवन जीते हैं। कुछ ही समय में सब सर्किट हाउस पहुँच गए। यहीं उसके रहने की व्यवस्था भी की गई थी। रानी सर्किट हाउस की ओर जा रही थी कि तभी उसे कुछ ज़रूरी सामान लेने की बात याद आ गई। उसने ड्राइवर से अपना सामान अपने कमरे में रखने को कहा और खुद सामान खरीदने के लिए बाहर ही रुक गई। चाय वाला, सब्जी वाला, मोची, दर्जी, परचून,
सभी की दुकानें लगभग आसपास थीं। उसने उन्हीं दुकानों से ज़रूरी सामान ले लिया। अब रात के 9 बज चुके थे। सभी दुकानें धीरे धीरे बंद हो गईं और रात के 10 बजे के लगभग पूरा इलाका सुनसान हो गया। सही कहा जाता है कि गांव में लोग सदा जीवन जीते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ भी जाते हैं। रानी सर्किट हाउस पहुंची थी कि तभी लाइट चली गई। अंधेरे में रानी अपने कमरे का रास्ता खोज ही रही थी कि तभी उसे जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। मैडम, आप इस तरफ आ जाइए, आपका कमरा इस तरफ है, मैं आपको ले चलता हूँ। ये गांव है मैडम, यहाँ अक्सर लाइट आती जाती रहती है। मैं सर्किट हाउस का मैनेजर हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। अब आप आराम कीजिए। ये कहकर वह चला गया। क्या क्या क्या, ये वही आवाज़ है? रानी मन ही मन में खुद से पूछ रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ही भ्रम है। यही सब सोचकर वह सर्किट हाउस के अपने कमरे में आ गई। कमरे में कोने में टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। रानी उसी मोमबत्ती के नज़दीक आकर बैठ गई। उसे जोरों की भूख लग रही थी। घर से लाया हुआ खाना अभी थोड़ा बाकी था, वही निकाल कर खा रही थी कि तभी बाहर की ओर से कुछ शोर सुनाई दिया। उसने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और बाहर जाकर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर शोर कौन कर रहा है। बाहर जाके देखा तो सभी लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। उत्सुकतावश वह भी उसी ओर चल पड़ी। मजमा लगा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, औरतें, लूले लंगड़े सभी वहाँ मौजूद थे। कुछ ने हाथों में लालटेन पकड़ रखी थी तो कुछ के हाथों में मशाल थी। पान की दुकान वाला, पनवाड़ी, सब्जी वाला, चाय वाला, मोची दुकानदार सभी वहाँ मौजूद थे। मारो मारो, छोड़ना मत इसे। यही शोर कानों में पड़ रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि किसे और क्यों। सब नदारत था। रानी ने देखने की बहुत कोशिश की, पर उसे लोगों की भीड़ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। काफी समय तक किसी को मारने के बाद जब सभी के मन और शरीर दोनों थक गए तो चलो चलो की आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। लोगों की भीड़ कम होने के बाद रानी ने देखा कि वो लोग जिसे पीट रहे थे वह एक महिला है। अंधेरे में रानी को ठीक से उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। वह काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। रानी उसके पास जाने की और उसके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी। अरे रुक जाइए मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ मत जाइए, वहाँ खतरा है मैडम। चलिए, आप सर्किट हाउस में वापस चलिए। उनकी बातें सुनकर रानी 2 मिनट के लिए रुकी, फिर कुछ सोचकर वो वापस आ गई। मैनेजर साहब, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये औरत जिसे ये लोग इस तरह मार रहे थे? छोड़िए ना मैडम, जाने दीजिए। यहाँ तो ये सब कुछ ऐसे चलता रहता है, आप क्यों परेशान होती हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं मैनेजर साहब? एक बेचारी बेसहारा औरत को लोग बेदर्दी से पीट रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? अरे मैम, वो डायन है, डायन। बहुत अपशकुनी और मनहूस है। जिस पर उसका साया गिर जाए मैडम, उसका तो सर्वनाश ही समझो। अपने मर्द को खा गई, बिटवा को खा गई, अब ना जाने किस किस को खाएगी ये। इसकी भूख नहीं मिटती मैडम, ये मरती भी नहीं है। मैनेजर साहब ने रानी को बताया और आगे कहा, मैडम, जब से इस गांव में उसके कदम पड़े हैं बस बुरा ही बुरा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मैडम। मैनेजर साहब, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करते हैं। मैनेजर कुछ कहता तभी लाइट आ गई। रानी ने रोशनी में जैसे ही मैनेजर का चेहरा देखा वो जोर से चीख पड़ी, तुम? मैनेजर भी उसे अवाक सा देता रह गया। रानी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम यहाँ के मैनेजर हो?
हाँ तो फिर तो बिल्कुल सही है। तुम्हारी सोच और तुम में कोई फ़र्क नहीं आया। 5 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी। रानी अपनी रो में कहती चली गई। रानी मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैनेजर साहब ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, पर रानी उनकी बात बिना सुने वहाँ से वापस चल के अपने कमरे में आ गई। कमरे में अब चारों ओर प्रकाश था, पर रानी के मन का अंधेरा उसे एक बार फिर साल रहा था। रानी को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस बंद कमरे में उसका दम घुट रहा हो। उसने जल्दी से उठकर खिड़की खोली। बाहर चारों ओर सन्नाटा था, पर उसे ये सन्नाटा और खालीपन अपने मन की खालीपन की तुलना में बहुत कम लग रहा था। कितनी मुश्किलों से उसने अपनी ज़िंदगी को राजीव की यादों से दूर किया था और एक बार फिर जीना शुरू किया था। अभी अभी तो उसकी ज़िंदगियों में खुशियों ने दस्तक दी थी, पर किस्मत ने एक बार फिर उसे राजीव से मिलवा ही दिया। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा रानी के तन और मन को भिगो रही थी और उसे एक बार फिर पुरानी यादों की ओर लिए जा रही थी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। बाहर का मौसम एकदम ठंडा और शांत था, पर रानी का मन पूरी तरह अशांत था और बेचैन था। उसके मन में रह रहकर कई सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। वक्त ने उसके जख्म एक बार फिर हरे कर दिए और ना चाहते हुए भी उसे उन यादों की ओर धकेल दिया जिनको वो भूल जाना चाहती थी। उसने लाइट बंद कर नाइट पेंट जलाया और चुपचाप बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी आंख बंद कर रखी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में करीब 9 साल पुरानी स्मृतियाँ उजड़ने लगीं। उसने अपनी 12वीं की परीक्षा में अपने स्कूल में अव्वल स्थान पाया था। अपने ज़िले में 5वें स्थान पर आई। कितनी खुश थी वह। अखबार हाथ में लिए खेतों कच्ची पगडंडियों को पार करती हुई घर की ओर दौड़ चली। वह जल्द से जल्द अपना परिणाम अपने बाबूजी को दिखाना चाहती थी। बाबूजी, मेरा परिणाम देखकर इतने खुश हो जाएंगे। मुझे मेरे मन विभाग विषय और मन विभाग कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। बाबूजी ने मुझसे वादा किया था वह मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। अब मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा। रानी मन ही मन में सोचती हुई खुशी से घर की ओर दौड़ रही थी, पर क्या जानती थी कि घर में उसके लिए कोई और ही खुशखबरी इंतज़ार कर रही है। उसे याद आ रहा था, घर के दरवाजे पर बड़ी सी गाड़ी देखकर अचानक से ठिठक गई थी। इतनी बड़ी गाड़ी उसके घर तो क्या पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घर में कौन आया होगा? यही सोचते हुए उसने जल्दी से जल्दी अपने कपड़े ठीक किए और घर के पीछे दरवाजे से घर में प्रवेश किया। घर पर माँ के बनाए हुए पकवान की खुशबू बाहर तक आ रही थी। उसने रसोई घर में प्रवेश किया और माँ से पूछा, माँ, कौन आया है? ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? कहीं कोई नेता वेता तो चुनाव में वोट मांगने के लिए घर नहीं आया? खैर, जो भी हो, आपको पता है मैंने परीक्षा में टॉप करा है और पूरे बुलंदशहर में 5वें नंबर पे आई हूँ। रानी अपनी धुन में कहती जा रही थी। माँ ने कहा, अरे लड़की, तू कितनी बातें करती है, कहीं तू ब्रेक लगाया कर, अब तू बड़ी हो गई है। क्या हुआ माँ, आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? क्या कोई बड़ा आदमी आया है क्या? अरे हाँ मेरी गुड़िया, तेरे तो भाग्य खुल गए। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतने अच्छे भाग लेकर आई है। रानी ने सबकताते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन आया है? अभी तक तो तेरे बाबूजी के दोस्त हैं। अगर सब ठीक रहा तो बहुत जल्द तेरे ससुर भी बन जाएंगे। तेरे लिए अपने इकलौते बेटे राजीव का रिश्ता लाए हैं। माँ ने चहकते हुए कहा, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। रानी ने गुस्से में कहा, तू अब अपनी बातें बंद कर और जल्दी से तैयार हो, लड़के वाले तेरी राह देख रहे हैं। उसमें कितनी कोशिश की थी, पर माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे किसी गुड़िया की तरह सजाकर बाहर ले जाके बिठा दिया। उस दिन उसने राजीव को पहली बार देखा था। उसका सौम्य और आकर्षक चेहरा देखकर एक बार तो रानी मंत्रमुग्ध सी उसे देखती रह गई। राजीव के बाबूजी आंगनबाड़ी के जमींदार थे। उनकी एक पुश्तैनी हवेली
और कई एकड़ में फैले हुए खेत थे। राजीव अभी अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जयपुर की किसी कंपनी में काम करने लगा था और बाबूजी किसी भी कीमत पर इतना अच्छा घर और रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने राजीव के बाबूजी से रानी को आगे पढ़ाने की बात की और वह शहर से तैयार हो गए थे। उस वक्त रानी के माँ बाबूजी कितने खुश थे। उनकी तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। कुछ ही दिनों में वह अपने गांव और अपने माँ बाबूजी को छोड़कर राजवाओ आ गई। उसे आज भी याद है, जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो इतनी बड़ी हवेली और शान शौकत देखकर कुछ समय के लिए वो ठगी सी खड़ी रह गई। उसे सच में अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, पर उसकी ये खुशी अधिक समय तक बरकरार नहीं रह सकती थी। उसे जल्द ही इस बात का एहसास हो गया था कि उसके ससुर जी के अतिरिक्त घर में अन्य किसी को भी वह अधिक पसंद नहीं थी। उसके ससुर जी ने अपनी बीमार बूढ़ी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए उसका और राजीव का इतनी जल्दबाजी में विवाह करवाया था। हालांकि राजीव ने हमेशा उससे प्रेम पूर्वक ही बर्ताव किया था, पर घर के अन्य सदस्य, उसकी सास, चाची सास, सभी के लिए वो मखमल में खाट की तरह थी। मुझे आज भी याद है, उसके गृह प्रवेश की तीसरे दिन उसकी दादी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाया था। घर में मातम का माहौल था और हर आने जाने वाले बड़े बूढ़े बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। सभी ने बिना कुछ कहे ही, सिर्फ आंखों से ही उसे अपराधी बना दिया था। कुछ रिश्तेदारों ने तो दबी आवाज़ में उसे अपशगुनी और मनहूसी कह दिया था, पर ससुर जी और राजीव के समझाने पर उसने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया था। पर यह सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं था। दादी जी की मौत को लगभग 14 दिन गुजर गए थे और राजीव की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी। राजीव 2-3 दिन और रुककर अपने काम पर जयपुर लौट गया था और रानी अपने ससुराल में ही रुक गई थी। उस वक्त वह नहीं जानती थी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह तो सिर्फ शुरुआत है। 2 दिन बाद सासू माँ ने पहले समय उसे रसोई में कुछ खाना बनाने को कहा। उसने बड़े ही चाव से खीर बना दी। माँ के कहने पर उसने सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के बाद गाय के सामने प्रसाद रखा था, पर पता नहीं कैसे खीर पूरी खाने के बाद उस बेचारी गाय ने दम तोड़ दिया। पूरे परिवार में हंगामा मच गया। लोगों के बीच एक बार फिर तरह तरह की बातें होने लगी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने तो भोग लगाने के पहले ही खीर चख ली थी कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर ये गाय कैसे मर गई। उसने फ़ोन पर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसे किसी को कुछ ना बताने और चुप रहने को कहा। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। ससुराल में सब उससे अपशगुनी और मनुष्य होने लगे थे। घर में या गांव में कुछ भी गलत होता तो हर चीज़ के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता। उसे किसी से बात भी करने के लिए मना करा गया था और सासू माँ ने उसका फ़ोन भी छीन लिया था। उसने राजीव से इस बारे में बात करने की काफ़ी कोशिश करी, पर कभी बात ना हो सकी। और आज भी याद है कि किस तरह बड़ी मुश्किलों से चिट्ठियाँ लिखकर मेहरी के हाथ से उसे लाल डिब्बे में डलवाती थी ताकि जितनी जल्दी हो सके राजीव उसे यहाँ आके ले जाए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। और साथ ही राजीव ने उसके एक भी खत का जवाब नहीं दिया। उसके ससुर जी ने उसकी मदद करने की काफ़ी कोशिश की, पर सासू माँ और बाकी लोगों के आगे उनकी एक भी ना चली थी। रानी ने अपने आप को तनाव से बाहर निकालने के लिए अपने ससुर जी के कहने पर एक बार फिर पढ़ाई शुरू कर दी। उसके ससुर जी ने पूरे परिवार के विरोध के बाद भी बुलंदशहर के ही एक कॉलेज से स्नातक तक का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया। उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी अब सही रास्ते पर आ गई है और उसने अपने आप को, पर यह खुशियाँ भी अधिक समय तक उसके पास नहीं रह सकी थी। उसे याद है उसकी परीक्षा का पहला दिन था और वह अपना पर्चा देकर अपने ससुर जी के साथ घर लौट रही थी कि तभी पता नहीं कैसे उसके ससुर जी के स्कूटर का बैलेंस बिगड़ा
वे सामने से आती गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गए थे। रानी को भी काफ़ी चोट आई थी, पर उसके ससुर जी फिर भी कभी उठ ना सके। पूरा परिवार सकते में आ गया था। सभी ने इसका दोष रानी को दिया। सारा गांव तरह तरह की बातें बना रहा था। कोई उसे डाकन कहता, कोई चुड़ैल, तो कोई अपशकुनी। उसके माता पिता को भी काफ़ी भला बुरा कहा गया। वे बेचारे सबसे ऐसे माफ़ी मांग रहे थे जैसे सारी गलती सिर्फ और सिर्फ रानी की ही थी। रानी का भी रो रो के बुरा हाल था। उसे अपने पिता समान ससुर की मौत का अफसोस तो था, साथ ही साथ पूरे परिवार और समाज के द्वारा किया जा रहा व्यवहार उसे आहत कर रहा था। अब उसे सिर्फ राजीव का इंतज़ार था। हादसे के अगले दिन राजीव भी जयपुर से लौट आया, पर उन्होंने भी आने के बाद रानी से कोई बात नहीं की थी। वो भी उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वही अपराधी हो। 14 दिन पूरा होने के बाद जब उसके माता पिता लौटने को हुए तो उसकी सास ने पूरा सामान बांधकर उसके माता पिता के सामने रख दिया और उससे भी अपने साथ ले जाने को कहा। रानी को आज भी याद है उसके बाबूजी ने कितनी मिन्नतें की थी, कितने हाथ जोड़े थे, पर उसके ससुराल वाले टस से मस नहीं हुए थे। उसने भी तो राजीव से बात करने की कोशिश की थी, पर राजीव ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी थी। वह भी उसे अपने पिता की मौत का दोषी मानता था। रानी के माता पिता कोई और रास्ता ना निकालने पर उसे अपने साथ लेकर गांव वापस आ गए। पर यहाँ भी उसकी बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गांव में जैसे ही सभी को इस बारे में पता चला, यहाँ भी वही सब बातें होने लगी। वे लोग जो उसे अपनी बेटी मानते थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसे अपने सामने भी नहीं देखना चाहते थे। उसकी अपनी सहेलियाँ जिसके साथ वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी, उसके साए में भी कतराने लगी थी। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल देते थे। पूरे गांव ने उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया था। मजबूरन उन्हें अपना गांव और अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इस हादसे के बाद रानी के माता पिता पूरी तरह टूट गए थे। बहुत अधिक बीमार रहने लग गए थे वो, और देखते ही देखते साल भर के अंदर ही अंदर वो दोनों भी चल बसे। रानी ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया था, और यही सोचकर गांव के तालाब में उसने छलांग लगा दी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आँख खुली तो अस्पताल में थी वो। उसके आसपास कोई अजनबी चेहरे थे। यही वही लोग थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी और एक स्वयंसेवी संस्थान के लिए कार्य करते थे। ये स्वयंसेवी संस्थान पीड़ित और शोषित महिलाओं जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी हैं, उनके लिए काम करती थी। साथ ही साथ समाज में फैली कुप्रथा और अंधविश्वास को दूर करने में लोगों की मदद करती थी और लोगों को जागरूक करने का काम भी करती थी। रानी को इस संस्था ने काफ़ी सहारा दिया। ठीक होने के बाद रानी इसी संस्था से जुड़ गई। इसी संस्था की मदद से उसने अपनी अधूरी छूटी हुई पढ़ाई पूरी की और काफ़ी मेहनत के बाद उसे आंगनवाड़ी में नौकरी भी मिल गई। इतने समय में उसने कभी भी राजीव या उसके परिवार वालों से कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह उन्हें एक बुरे सपने की तरह देखना चाहती थी और उन्हें भूल चुकी थी। पर आज किस्मत ने उसे एक बार फिर राजीव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर अब चाहे जो भी हो जाए, अब वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी। तभी उसके सामने रात की पूरी घटना एक बार फिर घूम गई। उस महिला में उसे 5 साल पुरानी रानी नज़र आने लगी। नहीं नहीं, अब और नहीं। मैं उस महिला को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं उसकी मदद करूंगी। मैं कल ही जाकर उससे मिलूंगी और मुझसे जो बन पड़ेगा उसके लिए करूंगी। रानी ने मन ही मन उससे कहा, और इसी निर्णय के साथ नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह जब रानी की नींद खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। खिड़की से आती सूर्य की किरणें उसे सुप्रभात कह रही थी। रानी को अचानक ही रात की घटना याद आ गई और वह तुरंत से बिस्तर से उठी। आज तो मुझे उस महिला से मिलने जाना होगा। ओह, न तो मैं भूल ही गई, रानी मन ही मन कहती है। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर और तैयार होकर रानी बाहर जाने को निकलती थी कि तभी उसकी नज़र एक बार फिर राजीव से मिल गई और उसकी आंखों में वितृष्णा का भाव आ गया।
राजीव उससे बात करने के लिए रात से बेकरार था। उसे देखकर लग रहा था कि वह भी रात भर से सोया नहीं है। रानी को अपने सामने देख वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर बढ़ गया, पर रानी उसकी ओर ध्यान दिए बगैर ही बाहर निकल गई। सुबह के 11 बज चुके थे। ये सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। रानी के कदम अनायास ही उस ओर बढ़ चले थे जिस ओर कल सभी गांव वाले उस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। रास्ते में नत्थू हलवाई की दुकान से उसने कुछ खाने का सामान पैक करवाया और उसका पैकेट अपने बैग में रखकर आगे बढ़ गई। आगे के रास्ते पर चारों ओर खाली मैदान थे जिसके चारों ओर कचरे का ढेर लगा हुआ था। शायद लोग अपने घर की गंदगी यहीं फेंकते हैं, यही सोचकर रानी आगे की ओर बढ़ गई। कचरे और गंदगी के ढेर से कुछ ही दूरी पर एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। शायद ये उसी घर का औरत का घर है। रानी ने मन ही मन सोचा और उस घर की ओर चल पड़ी। एक पुराना घर था। घर के बाहर की दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। जगह जगह से प्लास्टर घुट रखा था। घर का मुख्य दरवाज़ा भी आधा टूटा हुआ था और वह घर के मुख्य दरबार को उसी तरह सुरक्षित कर रहा था जैसे एक फटा पुराना वस्त्र किसी नारी की लाज बचाने की असंभव कोशिश करता है। रानी के घर के अंदर झांकने का प्रयास किया पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने हल्के से दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। तभी एक भारी सी चीज उसके पैरों पर किसी ने मारी। रानी इस अप्रत्याशित हमले से एकदम सकपका गई। तभी उसे अपनी ओर एक पत्थर आता हुआ दिखाई दिया और वह झटके से हट गई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। अंदर वही महिला हाथ में कई और पत्थर लिए खड़ी थी, शायद किसी अप्रत्याशित हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। रानी को देखकर एकाएक घबरा गई और हाथ में पकड़े हुए सारे पत्थर एक साथ रानी की ओर उछाल दिए। एक पत्थर रानी के सर पर आकर लगा और उसे चोट लग गई। वह महिला घर में एक कोने में जाकर बैठ गई। देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं यहीं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं आपकी दोस्त हूँ। तुम तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, उस औरत ने लगभग चिल्लाते और रोते हुए कहा। जी जी, मैं बिल्कुल यहाँ से चली जाऊँगी, मैं तो आपके लिए खाना लेकर आई थी। कहते कहते रानी ने अपने बैग में से पैकेट निकालकर वहीं रख दिया। खाने के पैकेट को देखकर वह महिला डरते डरते बाहर आई। रानी ने उसे आज पहली बार सामने से देखा। उसकी उम्र 32 से 34 साल की थी। देखने में काफ़ी कमज़ोर और विक्षिप्त सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर और हाथ पैरों पर जगह जगह चोट के निशान हो। चेहरा सूजा पड़ा था और आंखों के चारों ओर मार की वजह से नीले निशान पड़ गए थे। तन पर कपड़ों के नाम पर एक साड़ी थी जो उसके शरीर को ढकने का प्रयास कर रही थी। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून के धब्बे थे और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। रानी उसकी हालत देखकर एक बार तो डर गई, फिर थोड़ी हिम्मत करके उसके नज़दीक आकर बैठ गई। वह महिला खाने का पैकेट उठाकर खाना खाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे रानी के अपने नज़दीक होने का पता ही नहीं चला। रानी उसके पास बैठी काफ़ी समय तक उसे देखती रही। जैसे ही उसकी नज़र रानी पर पड़ी, वो बोली, आप कौन हो और मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई हो? मेरा नाम दिशा है, मैं यहाँ आंगनवाड़ी में कर्मचारी हूँ। आप कौन हो और आप इस हाल में कैसे हो? वह महिला फिर शांत हो गई। आप मुझे अपनी दोस्त समझ सकती हैं, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम 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 यहाँ मेरी मदद करने आई हो? वह महिला हंस पर हंस पड़ी। यहाँ कई लोग मेरी मदद करने आए, पर सभी मेरे दर्द को और तकलीफ को बढ़ाकर चले गए। हर इंसान एक नया दर्द देगा। मैं जानती हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता, पर अगर आप मुझे एक मौका दो तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपको इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहती हूँ। तुम मेरी तकलीफ दूर करना चाहती हो ना?
क्या उन लोगों को सज़ा दिलवा सकती हो जिन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचाया है, जिन्होंने मेरे साथ इतना भद्दा और घिनौना व्यवहार किया? वह महिला लगभग चिल्लाते हुए बोली, जी हाँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं आपके गुनहगारों को सज़ा भी दिलाऊंगी। ये मेरा वादा रहा, पर आपको पहले मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उन सभी लोगों को सज़ा दिलवाऊंगी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। महिला कुछ शांत हुई, फिर कुछ सोचकर बोली, मेरा नाम निशा है। मैं इस गांव में आज से 12 साल पहले ब्याह कराई थी। मेरा ससुराल इस गांव का रसूखदार घराना था और मेरे माई बाबू काफ़ी कमज़ोर तबके से थे। हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। इसलिए मेरे ससुर जी के कहने पर मुझे पिता ने मेरा विवाह मुझसे उम्र में 15 साल बड़े आदमी से कर दिया। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, बस उनमें एक ही कमी थी कि वे शराब के शौकीन थे। दिन हो या रात हर वक्त नशे में डूबे रहते थे। जब होश में आते तो मुझसे और सारे घर वालों से बहुत अच्छा व्यवहार करते, पर नशे की हालत में वे ये भी भूल जाते कि मैं उनकी पत्नी हूँ और इंसान भी। रानी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मेरी सास और बाकी घर वालों ने मेरा विवाह उनसे इसीलिए करवाया था कि मेरे मुंह में पड़कर वह शराब का मोह छोड़ देंगे। पर शराब ऐसी चीज़ है जिसका मोह इंसान को जीवन से भी अधिक होता है। जब लाख प्रयासों के बाद भी इन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो घर वालों की तानाशाही और प्रकोप मुझ पर बरसने लगा। मैं बिस्तर के तकिए पर अपना मुंह छुपाए घंटों तक सिरकती रहती और भगवान से हर वक्त उसके लिए प्रार्थना करती, पर मेरे हालत और इनकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। क्या तुमने कभी अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया? रानी ने कहा। इसके बाद निशा बोली, उन्हें इस बारे में पता कर कोई फ़ायदा नहीं था। जिस घर में खाने के लिए तो रोटी के लिए भी मशक्क़त करनी पड़े, उस घर की विवाहित बेटी अगर घर लौट आए तो आप सोचिए माँ बाप पर क्या बीतेगी। शादी के 10 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं खुशी से झूम उठी और घर पर भी सब खुश थे। सभी को लगा कि बच्चे के आने के बाद ये शराब पीना और सारी मुसीबतें और सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे की आने की खुशी में अपने यार दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाते और जाम छलकाते घूम रहे थे, जब किसी गाड़ी ने पीछे से उनकी जीप को टक्कर मार दी और उनकी कहते कहते निशा सिसक पड़ी। रानी ने उसे सहारा दिया और उसे शांत करवाया। निशा ने फिर कहना शुरू किया, पति की मौत के बाद मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, वो था मेरा बच्चा, मेरा आने वाला बच्चा। भगवान भगवान से मेरी ये खुशी शायद देखी ना गई। हादसे के कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा भी नहीं रहा। मेरे घर वालों ने मुझे अपशकुनी, टोहनी और डायन समझने लगा। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तंत्र विद्या और काला जादू करती हूँ और इसीलिए मेरा पति और बच्चे नहीं रहे और भगवान ने मुझे श्राप दिया है। रानी अब तक चुपचाप बैठी सारी बातें सुन रही थी और उसे निशा और अपनी कहानी एक जैसी लग रही थी। दोनों के दर्द और तकलीफ जैसे एक जैसे ही थे। फिर क्या हुआ? मेरे सास ससुर ने मुझे डायन बताकर सारे गांव में बदनाम कर दिया। अब गांव में जो कुछ भी बुरा होता उसके लिए सारे गांव वाले मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं। तभी हमारे गांव में एक बाबा जी आए जिन्होंने मेरी सास से कहा कि वह मुझे डायन के कब्जे से मुक्त करा सकते हैं और इसके लिए उन्हें एक पूजा करनी होगी। मेरे सास ससुर संघर्ष तैयार हो गए। इस पूजा के नाम पर मुझे तरह तरह की प्रार्थना दी गई। कभी जलते सरिये से तो कभी रॉड से मुझे दागा गया, कभी गौमूत्र, कभी गोबर तो कभी मैला खिलाया गया। मैंने जब जब इन अत्याचारों का विरोध किया मुझे लोहे से डंडे से मारा गया और इससे भी उनका मन नहीं भरा तो मुझे सारे गांव में निवस्त्र कर दिया। कहते कहते निशा एक बार फिर से सिसक गई। रानी की आंखों में आंसू आ गए। क्या हो गए हमारे समाज को, जहाँ एक और स्त्रियों को माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर एक स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते लज्जा क्यों नहीं आती?
निशा ने कहा। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। मुझे लगा मेरे साथ होने वाले अत्याचार रुक जाएंगे, पर मैं गलत थी। यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ मुझे कि काश मैंने वह घर ना छोड़ा होता। ऐसा क्या हुआ था निशा जो तुम ऐसा कह रही हो? जब मैंने घर छोड़ा था तब मुझे लगा कि मैं आज़ाद हूँ। चाहे चाहे जो भी हो, मैं अब आज़ादी से रह सकती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं और भी बड़े खतरे में पड़ चुकी थी। अपने घर में रहते हुए मुझ पर अनेक अत्याचार हुए, पर मैं वहाँ सुरक्षित थी। मुझे मेरे सास ससुर और घर वालों का संरक्षण प्राप्त था, जो मुझे सभी खतरों से बचाए रखता था। पर यहाँ वो संरक्षण हट चुका था। यहाँ भूखे गिद्धों की नज़र हमेशा मुझ पर है, और वह जब चाहे भूखे भेड़ियों की तरह मुझे नोच डालते हैं। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इससे पहले भी सॉर्किट हाउस के मैनेजर ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने पुलिस में खबर की थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा गांव के दबंगों ने मैनेजर साहब को बहुत बुरी तरह पीटा था। अब तुम बताओ, क्या तुम इन सबको सज़ा दिलवा कर मुझे न्याय दिलवा सकती हो? दिशा